नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में स्वागत है। दोस्त, या तो 2024 या 2025 में आप एस्टेट देने का सोच रहे हैं, तो विश्वास करें ये वीडियो आपके बहुत काम की है क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं दोस्त पीवाईक्यू सेट जो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ढेर सारे एग्जाम में आए हुए हम लोग सेट कर रहे हैं। सेट नंबर 4 पे आज हम हैं। ये साइंस का है आज का सेशन। 9th और 10th क्लास के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, देख सकते हैं 24-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त, हमारे चैनल पे अभी चल रहा है मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। इसमें ढेर सारे हम क्या कर रहे हैं कि वीडियो सीरीज चल रहे हैं जिसमें स्टेट से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आ रहे हैं, जो कि कुछ ऐसे सीरीज है जैसे आप जीके के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, जो हर एग्जाम में काम आएंगे। आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक दोस्त पहुंच सके। विश्वास करें वो चीज़ मैं ला के दूंगा दोस्त जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। और दोस्त बता देना चाहता हूँ, आज मैं आपका क्लास ले रहा हूँ ऐसे जगह से जहाँ से मैं सरकारी नौकरी पे हूँ। दोस्त, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती, किसी के लाइफ में सरकारी नौकरी आ जाए। और मैं आज सरकारी नौकरी में हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो आप विश्वास करें, आप बेफ़िक्र होके क्लास करें, हर वो चीज़ लाऊँगा, वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपके नौकरी तक आपको पहुँचाएगी। तो निश्चिंत रहना है, बेफ़िक्र होके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए सेशन को। देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर लिखा गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2020। 2020 में दोस्त ये आया हुआ क्वेश्चन है। और भी मैं बात दिखा दूं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेट 14 सितंबर 2020 को ये आया हुआ क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में दोस्त देते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया। आपसे पूछ रहा है कि 5 जगत जो वर्गीकरण है किस व्यक्ति ने प्रस्तावित किया। अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आंसर तो आपको दिख रहे हैं, बट सिर्फ आंसर दिखना काफ़ी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जवाब दें कमेंट्स में। तो आपने जवाब दिया होगा दोस्त विटेकर साहब का। विटेकर, आर एच विटेकर आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही 5 जगत वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या कहा था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल। कह रहा है 5 जगत वर्गीकरण आर एच विटेकर द्वारा कितना में 1969 में प्रस्तावित किया गया था। समय भी याद रखिए 1969 में। यह प्रणाली जीवों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया 5 जगत में बांटा था। पांचों का नाम याद रखना है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया और एनिमेलिया है। और किसमें क्या आता है उस वो भी आपको याद रखना है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण का विधि, प्रजनन और जाति प्रवृत्ति रखे इन्होंने। ठीक है। कहता है सी लिनियस करके एक व्यक्ति थे ने द्वि जगत प्रणाली को प्रचालित किया था। लेनियस ने बाइनोमियल नामकरण का भी आविष्कार किया था। अ, आपने सुना होगा बायोलॉजिकल नेम, इन्होंने ही लिनियस साहब ने दिया था। तो ये भी याद रखना है। और भी एक दो पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है ए रॉक्सबर्ग ने 3 जगत प्रणाली को विकसित किया था। बिरचो, जिसको बिरको भी कभी कहते हैं, ने रोगों के कारण और उपचार के बैक्टीरिया की भूमिका को समझाया था। बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले बिरचो साहब थे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, बेहतरीन है। आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका आसान एग्जाम हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% तो आप समझिए कवर कर ही लेंगे, मतलब आप एग्जाम का। उच्चतम पादपों की जड़ों तथा कवकों में पाए जाने वाला संबंध क्या है? तो आप याद रखिए, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। उच्चतम पादपों की जड़ों एवं कवकों में पाए जाने वाला संबंध माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है जो कवक और उच्च पादपों के जड़ के बीच में एक लाभकारी संबंध बनाता है। कवक तंतुओं का एक जड़ को घेरता है और उन्हें जल और खनिज आपूर्ति करता है। बड़े जो पौधे हैं उसे खनिज और जल की आपूर्ति कवक कराता है, तो कवक को क्या मिलेगा? भोजन। ठीक है। जड़ कवक के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए जाने वाले भोजन, चूंकि कवक तो व्हाइट रंग का होता है, उजला होता है, तो वो तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन नहीं बना सकता, लेकिन बड़े पौधों से वो क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। और बड़े पौधों को क्या उपलब्ध करा देता है? तो मॉइस्चर यानी पानी और खनिज लवण। कितना बढ़िया है ये संबंध, सोच के देखिए कितना बेहतरीन संबंध है। एक सेकंड दीजिए मुझे। और भी एक दो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि किसके किसके वजह से, तो कवक और शैवाल के बीच संबंध है। और भी कैसा संबंध है? सहजीवी। कहता फर्न
एक प्रकार का टेरिडोफाइट पादप है जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। ध्यान रखिएगा, बीजाणु जनन के द्वारा क्या होता है, प्रजनन करता है टेरिडोफाइट। फर्न, फर्न के बारे में याद रखिएगा, वही जो शादी विवाह में सजाया जाता है गाड़ी को, जिस पत्ता से। बीजीय, बीजीय नीले हरे शैवाल को दर्शाता है, जो एक प्रकार का मोनेरा संघ का है। नीले हरे शैवाल मोनेरा संघ का, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, जवाब दीजिए जरा। निम्नलिखित में कौन अंड प्रजनक है? अंड प्रजनक का मतलब होता है जो अंडा देने वाला होता है, तो प्लेटिपस हो जाएगा। प्लेटिपस जो है वो अंडा देने वाला होता है। आइए प्लेटिपस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल करते चल रहे हैं, क्योंकि और भी एग्जाम का है। मैंने जब बोला कि 50% अप्रोक्सली, देखिए रिजल्ट आ ही जाते हैं 60% 50% पे, तो आपको इतना ही से कवर हो जाएंगे। मतलब एक दो तीन सेट अगर अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर ली उसके डिटेल के साथ, तो विश्वास करें आपका काम ऐसे ही निपट जाएगा। प्लेटिपस एक अंड प्रजनक है, जिसका मतलब है कि यह अंडे देकर बच्चे पैदा करता है। क्लियर है? प्लेटिपस एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। सोचिए, दूध पिलाने वाला हमेशा बच्चे को जन्म देता है, लेकिन प्लेटिपस ऐसा है जो अंडे को जन्म देता है। यह एक विचित्र जानवर है जिसका सिर बत्तख का शरीर उद्बिलाव का होता है। तो सर्च करके आप देख सकते हैं, बढ़िया दिखेगा। मैं अभी सर्च करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप नेट पे सर्च करिएगा, प्लेटिपस आपको दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और पूंछ बेबर की तरह होता है, मतलब अलग अलग तरह का है। चेहरा बत्तख का, उद्बिलाव का शरीर, और मुंह बेबर की तरह। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला है, और पानी के स्रोतों के निकट रहता है। अगला आता है फ्लाइंग फंक्स, जिसको चमगादड़ बोलते हैं। हाथी और वेल जरायूज है, जिसका मतलब यह है कि इसमें बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है, और इसके द्वारा जीवन शिशुओं को जन्म दिया जाता है। इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ बसा उत्तक का संबंध है? बसा उत्तक का संबंध संयोजी से। कहता है बसा उत्तक का संबंध संयोजी उत्तक के साथ होता है। संयोजी उत्तक वह उत्तक है जो उत्तकों को जोड़ता है। एक उत्तक को दूसरे उत्तकों से जोड़ने वाला होता है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। और उनका रख रखाव भी करता है। संयोजी उत्तक में विभिन्न प्रकार के कोशिका भी होती है, जैसे बसा कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज आदि। ध्यान रखना है इसका। आगे कहा जाता है वसा उत्तक एक ढीली संयोजी उत्तक होता है, जो मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं से बना होता है, जो वसा के भंडारित करता है और ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। वसा उत्तक शरीर को गर्म रखने में, आघात बचाने में, हार्मोन उत्पादन में भी मदद करता है। यानी आप देख सकते हैं वसा के कितने ज्यादा महत्व है। अगला जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्रिकी नहीं है? मतलब यूकैरियोट पूछ रहा है आपका, नॉट ए यूकैरियोट। मतलब जिसमें देखिए एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। तो आप बताइए इसमें क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका एनाबीना। एनाबीना सुकेंद्रिक जीव नहीं है। एनाबीना एक प्रकार का नीला हरा शैवाल है, जो मुनीरा जगत से संबंधित है। ठीक है। एनाबीना की कोशिका संरचना प्रकेंद्रिकी होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक के जैसा होता है। इसके केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। देखो, यूकैरियोटिक में केंद्रक होते हैं, अब प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब अ, चला गया, मतलब उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखना है, वास्तविक केंद्रक। इसका मुख्य कार्य पौधे के सहजीवी संबंध बनाकर नाइट्रोजन की उपस्थिति कराना होता है। जब हम किसी उत्तक को जब हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समांगीकृत करते हैं, तब अम्ल में घुलनशील व पुल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है कुस्का द्रव, कुस्का कुस्का द्रव ही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल थोड़ा जानते हैं। जब हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समांगीकृत करते हैं, तो अम्ल में घुलनशील व पुल कोशिका द्रव का प्रतिनिधित्व करता है। कोशिका द्रव वह तरल पदार्थ है जो कोशिका के अंदर भरा होता है। कोशिका द्रव में अम्ल अविलेय अंश और अम्ल विलेय अंश दोनों होते हैं। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसैकेराइड्स, या जिसको लिपिड्स बोलते हैं। अम्ल विलेय अंश में अनेक प्रकार के लघु अणु होते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान सिर्फ रखना है आंसर। आइए, समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा सम विभाजन। समसूत्री विभाजन विशेषता है कि सम विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन एक मूल कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है।
मतलब जब कोशिका टूटते हैं ना तो दोनों समान होता है, उसमें कोई भी वो नहीं होता है। प्रत्येक में एक केंद्रक होता है जिसके डीएनए के समान मात्रा, समान संख्या और समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मूल कोशिका के समान आनुवंशिकता होती है, इसीलिए इसे समकक्ष विभाजन भी कहा जाता है। न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता है, इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सही बात है, जब 2 तरह के 2 भाग में टूटेंगे, तो दोनों में आधे-आधे गुणसूत्र के मतलब संख्या आ जाती है। एक ग्रंथि है, जो आहार नाल से संबंधित है। मैं दोस्त यहाँ बता दूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन 12th क्लास से लिए जा रहे हैं। ये बात आप माइंड सेट करके चलिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप कहेंगे कि सर मैं 9th-10th का टीचर बनने की बात कर रहा हूँ। 11th-12th का तो दोस्त सिलेबस आपको ऊँचे के ही लिए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो उस लेवल का तैयारी करना है। कहता है एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। आहार नाल से संबंधित नहीं है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा एड्रीनल। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर? तो ध्यान रखिए कि एड्रीनल जो है आहार नाल से संबंधित नहीं है। देखिए, एड्रीनल ग्रंथि आहार नाल से संबंधित नहीं है। क्यों? एड्रीनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर स्थित होता है। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पादित करता है, जो शरीर में उपापचय, रक्तचाप, तनाव, अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि में 2 भाग होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। ठीक है। आहार नल से संबंधित ग्रंथियां वे होते हैं जो आहार के पाचन में सहायता करती है, जैसे लार ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत। बात को समझ में आया? एड्रीनल ग्रंथि अलग काम कर रहा है, रक्तचाप को संतुलित कर रहा है, उपापचय क्रिया में भाग ले रहा है, तनाव या अन्य क्रिया में भाग ले रहा है, नियंत्रित कर रहा है। बट आहार नाल से संबंधित कौन होगा? जैसे कि हो गया लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। ये सभी पाचन में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा आया है। किस स्थिति में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है, मतलब CO2 अलग होने लग जाती है? तो आंसर कहिएगा कि सर इसका हो जाएगा दोस्त, ये पहला तो नहीं होगा, ये दूसरा हो जाएगा। PO2 का स्तर उच्च होता है और PO2 का निम्न होता है। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। इधर है इसके बारे में। करेक्ट। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन में CO2 का वियोजन फेफड़ों के कुपिका, जिसको विलाई बोलते हैं, में होता है, जहां PO2 का स्तर उच्च होता है और PCO2, वहां पे लिखा हुआ गलत था, PCO2 का स्तर निम्न होता है। इसमें रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक अनुकूलित प्रक्रिया है जो शोषण के दौरान रक्त में गैसों के आदान प्रदान के संतुलित रखती है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संयुक्त रूप हो जाता है, मतलब यह होता है। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। गौर से सुने, सारी बात समझ में आएगी। कौन से प्रकार की कोशिका को सूत्तकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है? तो आंसर कहिएगा क्षारक रागी। समझ गए? बोसोफिल्स इसको बोलते हैं। अब क्या है कि कौन से प्रकार की कोशिका सूत्तकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है? इंग्लिश में बताओ क्या? कह रहा है द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर, तो आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। अब आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कह रहा है श्वेत रुधिर कोशिका, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, उजला ब्लड कह सकते हैं, कि 2 मुख्य श्रेणियाँ हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कन्निकानु एवं अकन्निकानु। उदासीन रागी, क्षारक रागी और ईसोसिन रागी विभिन्न प्रकार के कन्निकानु हैं, जबकि लसिकानु और एकलानु अकनिकानु हैं। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा किस टाइप के, तो आप खुद इसको थोड़ा एक बार पढ़ें। मैं थोड़ा-सा वो हटा दे रहा हूँ सब जो मैंने एरो किया है। आप इसको खुद से पढ़ें, क्योंकि बार-बार एक ही जैसा लग रहा है ना बोलते समय, तो आपको लग रहा होगा क्या है। मैं 1 मिनट रोक के तब पढ़ लें आप, ठीक है? बात समझ में आ जाएगी क्या मैंने बोला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोला। आगे देखिए, क्षारक रागी हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्त्राव करते हैं, जो सूत्तकारी अभिक्रिया में शामिल होते हैं। इसमें क्षारक रंजक कनिकाएँ होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या था आप देख लीजिए कि कौन से प्रकार की कोशिका सूत्तकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है? तो पहला हो जाएगा क्षारक रागी। हिंदी में ऐसे भी थोड़ा-सा वो टफ होता है। इंग्लिश मीडियम से जब मैं इसी क्लास को लेता हूँ तो वहाँ थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ इंग्लिश में लिखा रहता है, और बायोलॉजी वगैरह हिंदी में थोड़ा, सॉरी, बायोलॉजी वगैरह थोड़ा हिंदी में थोड़ा कठिन होता ही है। उसके शब्द थोड़ा-सा पहली बार लगता है कि क्या लिखा गया है, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएँगे। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? फेफड़ा क्या निकालता है? तो हर बच्चा जानता है CO2 सबसे ज़्यादा निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती है? तो आंसर हो जाएगा उरोस्थी पर, जिसको स्टर्नम बोलते हैं। मानव शरीर में पसलियाँ सामने की ओर उरोस्थी और पीठ में बछिए कशेरुकाओं में जुड़ी होती है, जिसमें पहली पिंजर बनता है। पसलियाँ घुमावदार सपाट हड्डियाँ और पसली पिंजर फेफड़ों और हृदय जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि 12 जोड़ी होती है। ये यहाँ ध्यान रखना है, पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है, जिसमें पहले 7 जोड़ियाँ ट्यू रिब्स कहा जाता है, इसके बाद 3 जोड़ियाँ फॉल्स रिब्स और अंतिम 2 जोड़ियाँ फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। मैं इसको बॉक्स करूँगा, ये आप दोस्त याद रखेंगे, ये बहुत काम का है बात, बहुत ज़्यादा। ये लाइन में जितनी बात लिखा है फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। 12 जोड़ी टोटल होता है पसलिया, जिसमें से 7 जोड़ी को ट्यू रिब्स कहते हैं, 3 जोड़ी को फॉल्स रिब्स और 2 जोड़ी को फ्लोटिव रिब्स बोलते हैं। ये आप ख्याल रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं इंटरनली। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज, आंतरिक कर्ण का एक भाग जिसके कारण सुनाई पड़ता है, सुनने की संज्ञा, उसको कर्णावर्त बोलते हैं, कोलिया बोलते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। कहता है अर्धवृत्ताकार नलिका धृति और गोइनका आंतरिक कर्ण के अन्य भाग है, जो कि संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मतलब कान में आवाज एक सही तरीका से जाए और सही से सुनाई दे, इसके लिए। अगला बताइए, कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एड्रिनल से। कॉर्टिसोल एड्रिनल से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि एक ब्रिक के ऊपर होता है। थोड़ा देर पहले भी ये सारी बात हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और वही सब दिया गया है, क्या क्या चीज में वो भाग लेता है। आगे कहता है कि लीडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन समूह के को उत्पन्न करती है, जिसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर एंड्रोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लिए, लीडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है, जिसे कहा जाता है एंड्रोजेंस। इसको समझिए जरा। कहता है लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है। लीडिंग कोशिका ब्रीसन, ध्यान रखिए, ब्रीसन पुरुष जननांग में पाई जाती है। एड्रोजन हार्मोन समूह पुरुष लक्षणों और प्रजनन विधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं में एंड्रोजन का उत्पादन अंडवृष है, अधिवृक्क ग्रंथियां और वसा कोशिकाओं में होता है। पुरुष में प्रमुखतः एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन एस्ट्रॉयड हार्मोन के श्रेणी में आते हैं, और इसका स्रवण होता है, निकलता है शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? क्रिस्टलीकृत किसे कर सकते हैं? तो हर कोई जानता है विषाणु को। क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल के रूप में इसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं, और जब चाहेंगे इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए ना चाइना वगैरह से लोग डरते रहता है, वो क्रिस्टल करके वायरस वगैरह इधर उधर फैला सकता है, और ये एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? अमीबा का बहुत हर कोई जानता है, अंतःकोशिकता, इंडोसाइटोटिस साइटोसिस। इसका डिटेल आप पढ़िए। एक सेकेंड मैं पानी जरा पी लूँ, गर्मी का बहुत ज़्यादा दिन है, मेरा कंठ सूख रहा है। जस्ट इसे आप पढ़ें, बस 1 मिनट लूँगा। थैंक यू 1 मिनट देने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, कोशिका के बारे में दिया गया है, सॉरी मतलब अमीबा के बारे में, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 8 9 हमेशा पढ़े हैं। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाई जाती है? तो आंसर क्या कहिएगा? अंडराओं में, टेंडन जिसको बोलते हैं, वहाँ तंत्रिका नहीं, मतलब नर्व नहीं होता है। अब क्या होता है इसको समझिए। कर रहा है तंत्रिका ऊतक हमारे तंत्रिका ऊतक हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक है। यह ऊतक मस्तिष्क, मेरुज्जु और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह अंडराओं में नहीं पाए जाते, ध्यान रखिएगा। कंडराओं में तंत्रिका ऊतक शरीर में संवेदनाओं को प्रसारित करने और संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ऊतक के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संचार होता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। कंडरा संयोजी ऊतक है, जो कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीज को जोड़ता है, तो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये आपको लाइन याद रखना है, भूलना मत है। कंडरा में तंत्रिका ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी जो छोटा दिख रहा होता है ना क्वेश्चन, वो बहुत एग्जाम के लिए फेमस होता है। क्वेश्चन को पढ़िए अभी इसको। माता द्वारा दिए गए युग्म और पिता द्वारा दिए गए युग्म का संलयन निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? बहुत आसान है, यही सब क्वेश्चन आपको लाज बचाएगा। बात समझ में आ रही है? जो बच्चा 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, जब यहाँ सुनता होगा तो वो
वीडियो छोड़ के भाग जाता है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है। अब पूछो क्यों? आप समझो बात को ज़रा, 12th वाली क्वेश्चन और 10th वाली मिक्स है यहाँ पे। आपको एग्ज़ाम में आपका काम भर आपको नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो तो निकलेगा 10th वाली से, और इसमें से तो मैं ऐसा नहीं कर सकता 10th वाला पढ़ा दूँ और 12th वाला छोड़ दूँ। तो बर्दाश्त करके रहना होगा। 12th वाला क्वेश्चन सुने रहेंगे, शायद किस्मत से वहाँ टिक लग जाए एग्ज़ाम में, याद आ जाए। तो इसीलिए बने रहना हो चाहिए वीडियो में। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, जो नहीं पढ़े उसको सुनना तो चाहिए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन 10th क्लास वाला लेवल का है। अब ये सब क्वेश्चन आपको नंबर दिलाता रहेगा और वो सब सुने रहिएगा तो शायद एक आध तुक्का मारते समय न, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तुक्का लगाते समय पढ़े रहेंगे तब तो अंदाज लगाएँगे ना कुछ सुने रहेंगे तो। तो ध्यान रखना है, बर्दाश्त करके पढ़ना है। समझ में आए या नहीं आए, लगे रहना है। तो आंसर है युग्मनज, हर कोई जानते हैं। अब इसको भी पढ़ लीजिए यहाँ पे। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको पूरा, हाँ, पूरा स्क्रीन पे ला देता हूँ। कह रहा है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक संलग्न होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज एक लैंगिक जनन कोशिका होता है जिसमें माता और पिता दोनों के युग्मक के गुणसूत्र एक सेट हो जाते हैं। कहता है युग्मकों में संलयन के निषेचन कहते हैं। ये प्रक्रिया निषेचन का कहलाता है। फर्टिलाइजेशन युग्मक के संलयन में परिणाम के स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज एक भ्रूण विकसित होता है, एक नई संतति के रूप में पैदा कर सकता है, मतलब नए बच्चे का निर्माण होता है यहाँ पे। जवाब दीजिए इसको। कुत्तों का औसत जीवन काल कितना होता है? देखिए अभी मैंने बोला ना, ये सब क्वेश्चन आपको नंबर दिलाता है। तो आंसर क्या कहिएगा? 10 वर्ष। कुत्तों का तकरीबन 10 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अंडाणु का जीवन काल है। अंडाणु जो माँ के पेट में बनता है, अंडाणु कितने समय तक जीवित रहता है? मान लेते हैं अभी जैसे क्या हुआ कि मेंस चल रही है और अब हर कोई जानता है कि तकरीबन 12वां दिन से लेकर रेडी हो जाते हैं, मतलब कि अंडा बन के तैयार हो जाते हैं। तो वो कब तक रहेंगे? या बहुत बार ऐसा देखा गया, रिक्स मतलब जो फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है 12 दिन से लेकर 22वां दिन तक होता है। लेकिन सबसे जो मतलब बेहतरीन दिन माना जाता है 20, 21, 22 3 दिन को माना जाता है कि इस समय एकदम अगर सेक्स किया जाए तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएँगे और बच्चे होंगे ही होंगे, समझे? ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट डे होता है। तो अब कह रहा है अंडाणु जब बन गया तो जीवन काल कितना है? तो आंसर रखिएगा 24 घंटे। 24 घंटे रहता है। कहता है अंडाणु का जीवन काल 24 घंटे का होता है। यदि 24 घंटे के अंदर अंडाणु को शुक्राणु निषेचित नहीं कर पाता है तो अंडाणु नष्ट होने लगते हैं। हर महीने अंडाणु अंडाशय से निकलकर और निषेचित फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और यदि उस दौरान अब देखिए, अब शादी हो रखा है और कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया गया है और दोनों पति-पत्नी मिल रहे हैं आपस में, तो फिर तो ये मिल ही जाएँगे फ़ैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि शुक्राणु आ जाएँगे। लेकिन जो लड़कियाँ हैं, अभी शादी नहीं हुई, तो उनमें क्या होंगे? ध्यान रखें, उसमें क्या होंगे कि ये 24 घंटा तक इंतज़ार करेगा, नहीं मिलेगा तो शरीर के बाहर निकलने के लिए रेडी होने लगेगा। ये खराब होने लगेगा और धीरे-धीरे शरीर से, चूँकि ये 22 दिन हो चुके हैं, तो 2, 4, 5 दिन होते-होते 28 दिन पहुँचते-पहुँचते निकल जाएँगे शरीर से। हर महीने अंडाणु अंडाशय से निकलकर निषेचन के लिए फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और यदि इस दौरान निषेचन नहीं होता है, तो यह विघटित होने लगता है। अंड जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग एक महिला के अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में एक अंडाणु के रिलीज़ होने की प्रक्रिया है। चलिए। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन अभी आ रहा है ना जो नंबर दिलाने वाला है। शरीर के बाहर होने वाले को क्या बोलते हैं? तो हर कोई जानता है कि इसको बोलते हैं इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आईवीएफ जो आजकल हो रहे हैं बच्चों में पैदा करने के लिए क्षमता जब गड़बड़ हो जाती है तो यह एक सहायक प्रजनन तकनीक है जहाँ एक अंडाणु और शुक्राणु को महिला के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचित कर दिया जाता है। एक बार ये अंडाशु निषेचित हो जाता है तो भ्रूण को माँ के भ्रूण बनने के बाद माँ के गर्भ में फिर डाल दिया जाता है और वहाँ पे माँ जो होती है बच्चे को जन्म दे पाती है। शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को इन विट्रो बोलते हैं। शरीर के अंदर होने वाले को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसका क्या था याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आइए, विट्रो में माफ़ी गलती से मैं बोल रहा था। देखिए ये पहला है इन विट्रो, शरीर के बाहर इन विवो। विवो का फ़ोन आता है ना, इन विवो अंदर में, बस ध्यान रखिए शरीर के अंदर। ये सब नंबर दिलाने वाला है। कहता है परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काट कर बाँधने की विधि क्या कहलाता है? ओहो हो! ये सब क्वेश्चन एकदम नंबर दिलाने वाला है। एक बार सुनने के बाद कभी नहीं होता है। शुक्र वाहिनी है तो शुक्राणु यानी पुरुष में होगा, तो क्या होगा? पुरुष नसबंदी। आप देखिए ऑप्शन पहला दिया महिला नसबंदी। शुक्र वाहिनी होता है महिला में? नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आंसर देते समय। इतना ईज़ी क्वेश्चन में फँस नहीं जाना है। हम इसको पूरा पढ़ के सुनाएँगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना तो आपको नंबर दिलाएगा। कह रहा है परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काट कर बांधने की प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी जिसको ड्यूवेक्टोमी एक अस्थायी गर्भ निरोधक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय के अंडाणु के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। जिस रास्ता में अंडाणु बन के आते हैं, फैलोपियन को काट दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। कहता है डिम्ब ग्रंथि उच्छेदन
एक या दोनों अंडाशय के शरीर से बाहर निकलने की शल्य प्रक्रिया है, अंडा को बाहर निकाल देना। अगला है बंध्याकरण, जिसको कैस्ट्रेशन एक पुरुष या पशु के अंडकोश को निकालने की प्रक्रिया है। जैसे आप समझिए बात को, एक पेनिस होता है जो महिला के शरीर के अंदर इन करता है, भलवा के अंदर, और एक पुरुष के नीचे लटक रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंडकोश। उस अंडकोश को ही अगर कभी निकाल के हटा दिया जाए बिना अंडकोश के, तो फिर शुक्राणु बनेंगे ही नहीं बनेंगे। तो सेक्स तो संभव है करना, बट मेल गैमेट तैयार नहीं होगा और वो कभी भी पिता वो नहीं बन पाएंगे। तो बहुत लोग बच्चे हो जाने के बाद उसको हटवा भी लेते हैं, बहुत लोग उसको रखते हैं, बहुत लोग मतलब उसके सिर्फ वो वायर एक अंदर में तार होते हैं जो भी ऊपर बताया गया, उसको कट करवा लेते हैं, ठीक है, जिससे शुक्राणु ना जा सके। तो ये एक प्रक्रिया है। अब जिसको जैसा लगता है, कोई महँगा है, सस्ता है, उस तरीका का करता है। तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। अगला कहता है जनसंख्या अध्ययन कहलाता है। देखिए, ये सब नंबर दिलाने वाला है भाई, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। बने रहिए क्वेश्चन, जनसंख्या अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। कह रहा है जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी बोलते हैं, डेमोग्राफी कहा जाता है। इसमें मानव आबादी के संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है कि जनसंख्या कितना है, आवास संरचना, वितरण, जनसंख्या प्रवास, किस तरह के जीवन जी रहे हैं, इन सारी चीज पर ध्यान रखा जाता है। अब कुछ इसी जगह पे देख लीजिए और भी, जैसे कैलियोग्राफी पूछा जाता है बार बार, लिखने की कला के बारे में है। अच्छा और सुंदर लिखने को कैलियोग्राफी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक, एक विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक भी पूछा जाता है जो व्यवहार के बारे में जानता है। और हम लोग चूंकि पढ़ ही रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में ढेर सारी बात। अतः बायोग्राफी, एक व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में बायोग्राफी होता है। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से जीवन में लिखते हैं व्यक्ति अपने बारे में। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? ओहो, क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है मेंडल साहब। तो भाई दम लगे रहो, हर हाल में स्टेट निकलेगा। पढ़ लेते हैं डिटेल। कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता या जनक माना जाता है। अच्छी बात है, अनुवांशिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता या हेरिडिटी के बारे में, जीवाणु के विभिन्नता यानी वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। मेंडल के ध्यान रखिएगा, मेंडल एक जर्मन भाषी थे, ऑस्ट्रेलियाई पादरी एवं वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया, अनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया, जिन्हें अब एक मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेड के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है, और इसका थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में बने तो भी आप ठोक के आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन एक सेकेंड यौन संलग्न रोगी है? देखिए, ये कितना नंबर देने वाला है, सोच के देखिए। सारे आपके एकदम अच्छे क्वेश्चन है, लो लो लेवल क्वेश्चन है। हेमोफेलिया, यह है सेक्स रोग से संबंधित बीमारी है जिससे रक्त के जमने में क्षमता कम हो जाती है। ये रोग में महत्वपूर्ण स्कंदकर्ता कारक में कमी हो जाती है, यह रक्त के स्कंदन के मतलब रोकने में मदद कर नहीं कर पाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हीमोफीलिया बहुत मतलब खतरनाक बीमारी है। अब कभी कट जाए और शरीर में खून ही नहीं रुके, सोच के देखिए क्या होगा। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण क्या है? तो बढ़िया है, पहला है फॉस्फेट्स, ध्यान रखना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, फॉस्फेट समूह में उपस्थित कारण ये अम्लीय होता है। फॉस्फेट समूह में हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर ऋणात्मक आवेश छोड़कर बाहर निकल जाता है, इसीलिए अम्लीय होने के लक्षण प्रदर्शित करता है। न्यूक्लिक अम्ल एक पंच कार्बनी शर्करा है, एक नाइट्रोजन क्षारक एवं एक फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आसान क्वेश्चन सब है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, क्षार डीएनए में नहीं होता है, तो आंसर दीजिएगा यूरासील। यूरासील जो है, तो कहता है यूरासील डीएनए में नहीं होता है बल्कि यह आरएनए में होता है। ध्यान रखिएगा, यूरासील थाइमीन का प्रतिस्थापक है जो कि आरएनए में एडेनिन के साथ जुड़ा रहता है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए की बात कर रहा है, 4 प्रकार के कौन कौन है, आइए उसको देखते हैं। पहला है एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। ये कहाँ पे रहता है? तो ये नाइट्रोजन है डीएनए के अंदर, 4 तरह का। इन्हें 2 समूह में बाँटा गया है। अब कौन-कौन समूह में बाँटा गया है उसको देख लीजिए। तो कह रहा है, पहला कह रहा है प्यूरीन एवं पिरिमिडीन। प्यूरीन में शामिल एकेड एडेनिन, गुआनिन है। और अगला कहता है मतलब ए और जी से सूचित करते हैं, जबकि पिरामिडीन में शामिल है थायामीन, और थायमिन टी से सूचित करते हैं, और साइटोसिन और यूरासिल, 3 गो इसमें शामिल है। ध्यान रखिएगा, इस तरीका के ग्रुप बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्तनधारी का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, आप बता पाएंगे क्या? एनीवन? तो आप कहेंगे सर ये बहुत आसान है, इसका आंसर कर देंगे हम लोग। सिनोजोइक ईरा। सिनोजोइक ईरा को बोलते हैं हम लोग क्या? स्वर्णिक काल स्तनधारियों के लिए। अब क्या है इसका मतलब, यहां से समझ में आएगा।
एक बार पढ़ने के बाद ये याद रहने वाला चीज़ है। कहता है सिनोज़ोइक एरा को स्तनधारियों का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। एरा 65 मिलियन वर्ष पूर्व से आज तक की अवधि को इंगित करता है। 65 वर्ष मिलियन से अभी तक का। इस काल की शुरुआत डायनासोर के विलुप्त होने से हुई है। इस समय के दौरान सबसे बड़े भूमि जानवर स्तनधारी रहे हैं। मेसोजोइक की गर्मी, उष्णकटिबंधीय जलवायु के बाद सिनोजोइक ने स्तनधारियों को विकसित करने के लिए एक ठंडा वातावरण दिया। यानी गर्मी के बाद ठंडा जब आया वातावरण तब जाके क्या हुआ कि स्तनधारी धीरे-धीरे डेवलप हुए। सिनोजोइक युग की प्रमुख घटनाएँ इसमें बड़े पैमाने पर विलुप्त हुए स्तनधारियों का उदय हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, महाद्वीप एवं इन चीज़ों का निर्माण हुआ जिससे कि अच्छे से स्तनधारी जीवित रह सके और आगे बढ़े, डेवलप हुए। डोडो, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, डोडो है, क्या है डोडो? तो आंसर कहिएगा विलुप्त प्राणी। अच्छा, एक्सटिंक्ट स्पेसीज़ है। डोडो एक विलुप्त प्राणी है। डोडो एक ऐसी पक्षी था जो कि उड़ नहीं सकता था। यह पक्षी हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस के स्थानीय पक्षी था। 17वीं सदी के अंत तक यह पक्षी मानव द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया। अच्छा, मानव ने ही इसको खा गया मार-मार के। पढ़िए इसको ज़रा। कह रहा है 27वीं शताब्दी के बाद में पक्षी मानव के द्वारा शिकार किया विलुप्त हो गया। दिखने में बत्तख जैसा था। यह पक्षी बहुत ही प्यारा हुआ करता था। डोडो को उनका एक नाम पुर्तगाली भाषा में मूर्ख शब्द से मिला है। शायद शिकारियों के पास खुद चलकर आ जाने की इनकी आदत के कारण ये पुर्तगालियों ने इसे डोडो नाम दिया था। मतलब समझ रहे हैं मूर्ख इसको कह सकते हैं, जानवर शिकारी का खुद आ जाता था। इनमें से कौन प्रोटोजवा जनित रोग है? प्रोटोजवा से एकदम ईज़ी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजवा जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजवा के कारण होता है। इस रोग का प्रसार मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये भी ध्यान रखना है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगा तभी ये मलेरिया जैसा बीमारी होता है। आगे आइए और भी पढ़ते हैं। कुछ बीमारी के बारे में बहुत ज़रूरी है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है इससे। हैजा कॉलेरा जिसको बोलते हैं एक जीवाणु जनित रोग है जो कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला आता है क्षय रोग। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, एचआईवी नामक विषाणु के कारण होता है। अगला आता है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है, नहीं जानते तो जानो आप। 1 दिसंबर, ये सब आसान क्वेश्चन है, नंबर दिलाने वाला है। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण को हटाना है। आपको बता दिया जाए कि ये महामारी जो है 1988 में पहला केस देखा गया था। पूरे विश्व में 1988 में विश्व में पहला केस मिला था। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है श्रमिक दिवस। 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है। अब ध्यान रखें, मेजर क्रॉप ऑफ कौन सा मतलब एरिया, तो ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल में गेहूं होता है। गेहूं शीतोष्ण प्रक्षेपित प्रमुख अनाज है। समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूं के लिए ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, समशीतोष्ण में थोड़ा ठंडा इलाका में सॉरी धान अच्छा होता है। गर्मी में क्या हो जाता है, गेहूँ होता है। ठंडा नम बसंत ऋतु पौधे के आरंभिक विकास को उत्तेजित करता है और पकने की अवधि में हल्की बारिश अच्छी उपज सुनिश्चित करने के लिए अनाज को फूलने में मदद करता है। गेहूँ लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। इसके लिए कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ उस मिट्टी में होता है जो कि स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अतः शीतोष्ण क्षेत्र में गेहूँ को दोनों में वृद्धि के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला जवाब दीजिए ज़रा, टाइम लगेंगे थोड़ा, मैं दोस्त बता देना चाहता हूँ, आधा घंटा अप्रॉक्सली हो गए हैं और अभी 50 क्वेश्चन भी नहीं हुए, तो टाइम लगेगा क्योंकि डिटेल पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होगा। आपको ध्यान रखना होगा, आपको थोड़ा समय देना होगा, 1 घंटा से ऊपर लगेगा, ताकि हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तब तो जाके तकरीबन हम चाहते हैं कि एक ही सेट बनाने के बाद आपको अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सको। आप बात समझ रही हो मेरी? समझ रहे हो आप लोग मेरा? कम से कम स्कोर हो नंबर एग्ज़ाम में, मतलब कि 50-60 नंबर क्वेश्चन आप एक ही सेट से आप तैयार करो। अगला कहता है कल्याण सोना किसका किस्म है? तो गेहूँ का किस्म है, ध्यान रखना है। नाम याद रखिए, कल्याण ज्वेलर्स सोना से रिलेटेड है, तो ऐसे याद रखिए। कल्याण सोना एक उन्नत गेहूँ की किस्म है, ये एक उच्चतम उत्पादक है, रोग प्रतिरोधक है, इसमें बीमारी बहुत कम होता है। कल्याण सोना गेहूँ की बौनी किस्में हैं। इन्हें मैक्सिकन गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पादन 1963 में मैक्सिको में डॉक्टर बोरलॉग द्वारा किया गया था। कल्याण सोना बहुत ही ज़्यादा संशोधित है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भी है।
आगे कहता है कि अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, तो आंसर दीजिएगा क्या चीज़ से? जीवाणु से, बैक्टीरिया से। प्रतिजैविक हमेशा याद रखना है कि आपको जीवाणु से बने होते हैं और ये मनुष्य और जीवों में होने वाले बीमारियों को दूर करते हैं, प्रतिजैविक जीवाणु के तैयार किए जाते हैं। अगला कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन जीनस प्रतिजैविक दवाओं की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा माध्यम से प्रतिजैविक दवा को उत्पन्न किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया करा के और प्रतिजैविक दवा उत्पन्न किया जाता है। गोबर गैस देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। गोबर गैस एक प्रमुख घटक है क्या चीज का? मीथेन का। जब भी याद रखें पेड़ पौधा ये सब जब सड़ेगा गलेगा ना तो मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस का प्रमुख घटक है गोबर गैस, जो कि एक नवीकरणीय है, हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन अणुओं के टूटने से बना होता है। गोबर गैस मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। कहता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ट्रेस तत्व भी होते हैं। बायोगैस में माइक्रोबिलियम गतिविधि द्वारा उत्पन्न होती है, इस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही बात है, ईंधन के रूप में काम आता है। नेक्स्ट जवाब दीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। एगारोज जेल किस चीज से प्राप्त किया जाता है? तो 37 के कहेंगे सर कि बहुत आसान हो जाएगा, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, समुद्री घास से यह जेल प्राप्त किया जाता है। इसका थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कहता है एगारोज जेल एक प्रकार का जैविक जेल है जो कि समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एगारोज एगर से तैयार एक पॉलीसैकेराइड एवं ग्रेसिलेरिया एवं जेलिडियम जैसे समुद्री लाल शैवाल से निकाला जाता है। इसे बफर सॉल्यूशन के नाम से पिघलाया जाता है, के साथ पिघलाया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने में एक प्लास्टिक ट्रे पर डाल दिया जाता है और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे कहता है कवों को किस एंजाइम से निस्यंदित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज, सेलुलेज। कवों को सेलुलोज एंजाइम के द्वारा फिल्टर किया जाता है। सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज की सरल शर्कराओं के तोड़ा जाता है। सेलुलोज 3 एंजाइमों एंडोग्लूकेनेज, एक एक्सोग्लूकेनेज और बीटा ग्लूकिसिडेज एक समूह है जो कि सेल्यूलोज को ग्लूकोज इकाइयों में हाइड्रोलाइज करने के लिए एक साथ कार्य करता है। सेल्यूलोज केवल बीटा 1 एवं 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़कर सेल्यूलोज के अपघटन को उत्प्रेरित करता है। अब जो लोग 12th पढ़ा है उसको तो ये बात समझ में आई होगी, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत है। आप क्वेश्चन पढ़ाइए। अब क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, कह रहा है कवों को किस एंजाइम के निस्यंदन किया जाता है, कैसे एंजाइम में फिल्टर किया जाता है? तो फिल्टर करने का तरीका क्या है? निस्यंदन मतलब फिल्टर होता है। सेल्यूलोज आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, याद रखना है कवक सेल्यूलोज बस। ज़्यादा माथामारी नहीं करना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत देने वाला हो। कहता है क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो याद रखना है कपास को। कहेंगे अच्छा, तो पढ़ लेते इसको। कह रहा है कि क्राइजीन कपास के फसल को बॉल कृमि से बचाता है। क्राइजीन एक जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएसिस में पाया जाने वाला जीन है जो कि क्राई प्रोटीन का प्रयोग का उत्पादन करता है। प्रोटीन क्राइलेक एवं मतलब ये सूत्र दिया गया है, इसको रहने दीजिए। जैसे कीटों को मतलब ये बॉल वर्म को मेनली याद रखना है कि ये कीट को क्या करता है, मारकर इसे बचाने का काम करता है। बॉल कृमि से बचाता है कपास को, क्योंकि ये लग जाने के बाद क्या होता है, कपास जो होते हैं वो उसमें के जो पाउडर कर देता है। व्हाइट रंग के जो कपास है मतलब रुई है उसको पाउडर कर देता है, ध्यान रखिएगा। बॉल कृमि कौन सा थायमीन विटामिन है? थायमीन किसका नाम दिया गया है? तो अलग अलग विटामिन का नाम अलग अलग है, तो जो थायामीन है तो ध्यान रखना है ये आपका किसको कहेंगे, पहला क्यों थायामीन बोलते हैं। कदत थायामीन विटामिन 1 का एक अन्य नाम है। यह एक जल घुलनशील विटामिन है, जल में घुल जाते हैं। जितने भी बी वाले सारे जल में घुलते हैं। थायमीन विभिन्न कोशिकाओं से वृद्धि महत्वपूर्ण होती है। थायमीन एक अच्छे स्रोत है। अनाज, दाल, अंडे, मांस, मछली, दूध ये सब खाने पर थायमीन की कमी, हाँ, इससे बीमारी होता है, बेरी नाम की बीमारी होता है। ऐसा उसी से नहीं है, सारे से। अगला कहता है विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, बी 6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, बी 12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है। 41 का जवाब दीजिए जरा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर। कह रहा है कि जैव मंडल में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव मंडल में सबसे स्पष्ट इकाई को बोलते हैं हम लोग जीव। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? जो कीड़ा को खाने वाला पौधा किसको है? तो दोनों है, ड्रोसेरा और नेपेंथिस।
ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों जो कीड़ा खाता है, इसमें एक ऐसे ढक्कन की तरह बने रहते हैं, नाइट्रोजन पूर्ति के लिए ऐसा करता है, इसको ध्यान रखना है आपको। वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर क्या है? शेर कितने नंबर पे आता है? तो हमेशा याद रखिएगा 4 नंबर पे आता है। आप कहेंगे कैसे सर? तो T1 पे हरे पौधे आते हैं, इसको खाने वाला कोई छोटे-मोटे चीज़ है, जैसे इसको उत्पादक बोलते हैं, हरे पौधे को उत्पादक बोलते हैं। और पोषक T2 स्तर पर जीव आते हैं, जो इसको खाता है, हरे पौधे को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी बोलते हैं। आगे आइए। शाकाहारी पौधा हुआ और पोषक उसके बाद T3 स्तर पर होते हैं जीव, जो कि शाकाहारी उपभोक्ता को खाता है, इसको मांसाहारी उपभोक्ता बोलते हैं। पोषण स्तर के चौथे स्तर पर जीव होते हैं, जो कि मांसाहारी उपभोक्ता को खाते हैं। इसे श्रेष्ठ मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि मांसाहारी को ही खाने वाला था। तो शेर T4 पर आते हैं। शेर वन परिस्थिति तंत्र के क्षेत्र में मांसाहारी उपभोक्ता है, इसीलिए वे पोषण स्तर के चौथे स्तर पर आता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। तो आंसर क्या कहिएगा? जैविक एवं अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों होते हैं, जितने जीवित चीज़ होते हैं जैविक कहलाते हैं, जितने मरे हुए चीज़ होते हैं, जीव और पेड़-पौधा को छोड़कर वो सभी अजैविक होते हैं। सुंदर ये सब देखिए नंबर देने वाला है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ है? हर कोई जानता है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में एक लाइन और पढ़ेंगे ज़रा। कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो होता है मैंग्रोव, हाँ, यही बताना चाह रहे थे कि मैंग्रोव सबसे ज़्यादा इन्हीं में होता है, मैंग्रोव जंगल। ध्यान रखिएगा। और इसे 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए ज़रा। सुंदरलाल बहुगुणा कह रहा है कि चिपको आंदोलन, हाँ, पिछला देखिए जैगो सेट किया चिपको आंदोलन से आया है, बीमारी से आया है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो उत्तराखंड में चलाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि 1975 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चमोली जिला में हुआ था ये स्टार्ट, याद रखना, उत्तराखंड में हुआ था। आंदोलन का मुख्य व्यवसाय के रूप में वन को कटाई को रोकना था। महिलाओं ने वृक्ष से चिपक कर कहा था कि रोक देना है। सुंदरलाल बहुगुणा मैंने नाम लिया था। चंडी प्रकाश भट्ट, गौरा देवी एवं अन्य लोग जो थे इसमें बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिए थे और कहा था कि पेड़ को नहीं रोक काटने देंगे। आगे कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन बहुत ईज़ी क्वेश्चन और हर बार आने वाला क्वेश्चन है 1992। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको यूएनसीईडी के नाम से भी जाना जाता है, सम्मेलन रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में 3 जून से लेकर 14 जून 1992 को हुआ था। मेरा जन्म 1993 में, मेरे जन्म से पहले हुआ था 1 साल। इस सम्मेलन में 172 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे। हज़ारों स्वयंसेवक संगठन एवं बहुराष्ट्रीय निगम के लोग आए थे जो कि भाग लेने आया था इसमें। पर्यावरण को बचाना था, इस बात का पूरा फ़ोकस किया गया था। आगे कहता है कि मीना-माता रोग, आ गया आसान क्वेश्चन, मीना-माता रोग, जवाब दीजिए ज़रा। तो आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं मिथाइल मरकरी द्वारा। मिथाइल मरकरी द्वारा मीना-माता रोग होता है। इसके बारे में जानिए कि कैसे क्या है? कहा जाता है कि मीना-माता रोग जो होता है, तंत्रिका संबंधी बीमारी है। यह मिथाइल मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। मिथाइल मरकरी दूषित मछली, ध्यान रखिएगा, मछली और शंख, एक प्रकार का जीव खाने के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके लक्षण में गतिभंग, शून्यता, मांसपेशियों में कमजोरी और कोमा में शामिल होता है कि आदमी लोग चला जाता है। मीना-माता रोग पहली बार 1956 में जापान के कुमामोटो प्रांत के मीनामाटा शहर में खोजा गया था। तो इतना नहीं जानना है आपको, याद रखना है मीनामाता क्या चीज़ से होता है? मिथाइल मरकरी के विषाक्तता के कारण होता है। अगला है कहता है ओज़ोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। सबसे नीचे जो होता है आपका उसके ऊपर पाया जाता है सेकंड दल में। तो इसको पढ़िए ज़रा, यहाँ क्या-क्या दिया गया कह रहा है ओज़ोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें कि ओज़ोन गैस एवं संघनित अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह परत पृथ्वी के सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओज़ोन का अधिकांश भाग करीब 90% समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में 15 से 30 किमी के बीच पाया जाता है। मतलब पृथ्वी से ऊपर जाएँगे 15 से 30 किमी पर ये पाया जाता है। समताप समताप मंडल की सीमा 10 से 17 किमी के ऊपर से 50 किमी तक होता है, ठीक है? इस प्रकार ओज़ोन को ही सामान्यतः हम ओज़ोन परत के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कहता है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पहला हो जाएगा जयांग बोलते हैं इसको, और पुरुष वाला को पुमंग बोलते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग बोलते हैं। जयांग अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र शामिल होते हैं। अंडाशय से बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक एवं अंडाशय कोशिका होती है। वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण करता है, ध्यान रखना है आपको। और भी कुछ इसके बारए में जानिए। कह रहा है पुमंग
परागकोश पुंकेसर, पुरुष के नर जननांग के भाग होते हैं। पुमंग पुरुष का नर जननांग है जिसमें एक या अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर पराग कण उत्पन्न करता है जो कि पौधे के नर युग्मक होते हैं। परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जिसमें पराग कोशिकाएं बनती है, ध्यान रखना है। आगे ये कह रहा है सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में बताइए आपको किसके द्वारा? पक्षी द्वारा। सेमल में परागण पक्षी द्वारा होता है। सेमल के लाल रंग के बड़े फूल पक्षियों को आकर्षित करते हैं जो कि उसके सिम्मर का पौधा जिसको बोलते हैं वही सेमल यहाँ कह रहा है, ध्यान रखिएगा आपको। मधु से पोषित होता है जिसके लिए मिठास होता है जिसके कारण पक्षियाँ इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाके इसको पोषित कर देता है। किस सपुष्पी पादप की द्विगुणी संख्या 36 है, तब इसके भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 52 का आंसर आप दीजिएगा। इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, आंसर दीजिएगा 54। भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। पुष्पी पादपों में भ्रूणकोश से त्रिगुणी यानी 2n होते हैं जो कि एक नर युग्मक n और दो मादा युग्मक ln के संलयन से बनते हैं। यदि द्विगुणन संख्या 2n 36 है तो युग्मक, ये आपको जानने का जरूरत नहीं है, रहने दीजिए आपको इसको। बस आपको क्या ध्यान रखना है, 54 होते हैं। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो आप इसको कहिएगा, ध्यान रखिएगा, असमान आकार बोल रहा है तो इसको बोलते हैं असमयुग्मकता, एनिसोगैमी। दो असमान असमान आकार के युग्मक का संलयन असमयुग्मकता कहलाता है। असमयुग्मकता में दो अणु को एक छोटा एवं दूसरा बड़ा होता है। और क्या होता है उसको पढ़ के बता रहे हैं आपको हम। दो युग्मक के एक छोटा बड़ा होता है, इसमें गतिशीलता होती है और बड़े युग्मक की ओर आकर्षित हो जाता है। असमयुग्मता को शैवाल, फफूंदी, बराफाइट में पाया जाता है। विषमयुग्मता एक बड़े अचल स्थैतिक मादा युग्मक और एक छोटे गतिशील युग्मक के बीच का संलयन होता है। समयुग्मता में दो समान युग्म का होता है। विषमयुग्मता में एक बड़ा एक स्थिर होता है, अचल, जो इधर उधर नहीं मूव कर सकता, उसका होता है। और एक था असमयुग्मता, बड़ा छोटा का होता है। नेक्स्ट है समयुग्मता, जिसमें दोनों बड़ा होता है, बराबर होता है। संलग्न संलग्नक वृंत एवं प्रकर्ण जिसमें पादप अंगकों का निर्माण होता है। जरा इंग्लिश में पढ़िए। होल्ड फास्ट स्टीप एवं फ्रॉड कंस्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, तो आंसर क्या दीजिएगा? फियोफाइसिस। तो फियोफाइसिस फाइसी होता है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। 12th क्लास के क्वेश्चन है, थोड़ा नया लगा होगा। निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त होता है? नीला प्राप्त करने के लिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा? सोचिए जरा, इन चारों ऑप्शन में से क्या दीजिएगा? तो आप कहिएगा सर इंडोगोफेरा, इंडिगो फोरा जो है, इंडिगो फोरा, इसी में से हम लोग ब्लू रंजक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन के भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यह भ्रूण कोश किसके बीजों में नहीं होता है? तो आंसर है ऑर्किड। ऑर्किड में नहीं होता ये चीज। ऑर्किड के बारे में जानिए जरा। कहता है आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूण कोश का निर्माण होता है जो बीज के पोषण बीज पत्रों में मौजूद खाद्य सामग्री प्रदान किया जाता है। ऑर्किड बीज में भ्रूण कोश उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूण कोश का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नारियल, मक्का, अरंडी, जिसको कैस्टर बोलते हैं, के बीजों में भ्रूण कोश उपस्थित होता है। शिरा विन्यास एक पर्याय है जो कि निम्नलिखित में से किसके विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है? यानी जिसको बोले वेनेशन इज ए स्टेम यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, तो ये बताता है आपको क्या? वेन्स एंड वेनलेट्स इन ए लेमिया, यानी फलक में सिरा एवं सिरिका को ये दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। आपने सुना, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बांस या केला के पत्ता को फाड़ेंगे तो लंबा फट जाता है, तो इसी को सिरा विन्यास बोलते हैं। नेक्स्ट, इस उत्तक की कोशिका जीवित होती है और इसका कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह एक तंत्रिका सहारा प्रदान करती है। इस उत्तक को क्या कहलाता है? सोचिए, तो 58 का आप कहेंगे सर इसको कहते हैं स्थूल कोण उत्तक, कॉलेन काइमा, ध्यान रखना है। कास्ट एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं यानी ट्रेकिया नहीं होती है, निम्नलिखित में किसके संबंधित है? ट्रैकिया नहीं होता है तो कहिएगा चीर। पाइन के पेड़ में ट्रैकिया नहीं होता, अब क्या है इसका मतलब? तो कह रहा है, इसको थोड़ा समझिए।
चीर एक अनावृत बीजी है, इसमें जाइलम वाहिकाएँ नहीं होती है, जाइलम होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। वाहिका एवं वाहिकाएँ जाइलम ऊतक के घटकों के से एक है। वाहिनिका एवं वाहिकाएँ नलिकाएँ रचनाएँ नलिकाएँ रचनाएँ होती है और इसमें मोटी भित्ति होती है और परिपक्व होने पर कई कोशिकाएँ मृत हो जाती है। टीक, आम एवं पाम पाम आवृतबीजी होते हैं, इसीलिए इसके पास वाहिकाएँ होती हैं। सुनेंगे भी तो बहुत कुछ समझ में आएगा। जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं, तो हम छिलके के ऊपर से किसे उतारते हैं? मतलब क्या उतर रहा होता है? तो आंसर हो जाएगा पेरिडर्म। इसको पेरिडर्म बोलते हैं, जो छिलका बोलते हैं, वो पेरिडर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण क्रिस्टलीकरण जल नहीं नहीं रखता? किसमें क्रिस्टलीकली जल नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकली जल नहीं होता है। आप कहेंगे इसको समझाइए सर, तो यहाँ देखिए। जैसे यहाँ देखिए 10 H2O लगा हुआ है, तो इसमें क्रिस्टलीकली जल है, लेकिन इसमें नहीं है। ऊपर वाला में देखिए, इसमें है, इसमें भी है। ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। आप इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? मतलब उसको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चा पहचान लेगा। तो आपको ध्यान रखना, सुगंध से पहचानेगा वो बच्चा। ठीक है? तो आप क्या लिखे, इसेंस वाला प्रयोग करेंगे। मतलब वेनिला एसेंस डालेंगे, उससे आप पकड़ लेगा, क्षार का अलग सुगंध होगा और अम्ल का अलग होगा। गोल्ड को घुलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गोल्ड को घुलना है, कोई ऐसा चीज होगा जिसको एक्किया रेजिया बोलता है। अम्लराज बोलते हैं, इसमें सोना घुलता है। और इसमें रेशियो ध्यान रखना है, रेशियो पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 1:3 के रेशियो में होता है। अम्ल सांद्रण नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो HCl होता है 3 गो और HNO3 होता है 1 गो, और इस रेशियो में बना हुआ होता है। अगला जवाब दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। करा यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है, तो यह एक अपनी चमक खो देती है और ये हरे रंग का परत बनाती है। तो ये क्या है? C4CO3, यही है, जिसको कार्बोनेट बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है? किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाया जा सकता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। जिंक हो जाएगा। जिंक का पतला परत चढ़ा देते हैं, इसके द्वारा क्या है, उसमें जंग नहीं लगता है आयरन में। गल्वनाइजेशन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो आंसर क्या कहेगा? एक एंड थर्ड। अब कहेंगे कहाँ है क्वेश्चन? तो नीचे ऑप्शन नहीं दिया, ऊपर ऑप्शन दिया है उसी में से। तो पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सोडियम और कैल्शियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो खोने वाला हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन खो देता है, दे देता है। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो इन सभी में देखना था सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है। पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो जल्दी खोएगा पोटेशियम। यदि 5 m मोलरता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक अनुकीर्त किया जाए, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता पूछा। मोललता मोलरता अलग चीज होता है, तो मोलरता पूछा है। आइए उसको देखिए कैसे बनता है। पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। आंसर बी ऐसे था इसका। 166 पॉइंट मतलब 1.66 m। देखिए, तो M1 V1 बराबर M2 V2 होता है। सारे वैल्यू डालिए। M1 5 है, V1 500 ml दिया है, M2 आपको निकालना है, V2 1500 है। सारा वैल्यू डाल के जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। सॉल्यूशन आसान होता है, आप इसे देख लीजिएगा। जवाब दीजिए। 69 का जवाब दीजिए आप। STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला भी चौथा भी। 32 ग्राम ऑक्सीजन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणु। सही थे आंसर। आइए इधर बताइए। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। पहला है Cl37 और Cl35। इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। यह दर्शाता है कि Cl37 Cl35 का अनुपात है। अनुपात आपसे पूछ रहा है क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1:3। कैसे आया है आप इसको रोक के देख लीजिए, एकदम आसान तरीका से बनाया गया है, आपके दिमाग में आ जाएंगे। यहाँ जवाब दीजिए। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में
निकली ऊर्जा की मात्रा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी का सही क्रम क्या है? तो बस इसको ध्यान रखिए, F से ज्यादा Cl, सॉरी Cl से कम ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन होता है। पिछला क्लास में भी सेम क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंध प्रबलतम होता है? सबसे ज्यादा होता है तो H2O आंसर डालिएगा, इसमें हाइड्रोजन का जो बंध है सबसे स्ट्रॉन्ग है। पढ़िए क्वेश्चन, आइए हिंदी वाला दिखाता हूँ, इधर होगा, हाँ यहाँ पे है। वर्षा की बूंद का गोलीय आकार समझने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? क्यों ऐसा होता है? पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल हो जाता है। इसका जवाब दीजिए। तत्व की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है। यौगिक के विरचन की एंथैल्पी क्या होता है? तो आंसर डालिएगा, में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रिया में यौगिक ए और बी क्रमशः है। यौगिक ए और बी के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ है ए और यहाँ है बी, दोनों जगह पे आपको पूछ रहा है क्या होगा, तो आंसर होगा सी। ये आपका हो जाएगा बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड, इस जगह पे आएगा ए पे, और आगे में आएगा फ्लोरोबेंजीन, ध्यान रखिएगा, यहाँ बना के भी दिखाया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए हुए ऑक्साइड की बढ़ती क्षारीय प्रकृति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? ऑक्साइड का क्रम आपसे पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। Al2O3 से बड़ा है MgO, उससे बड़ा Na2O, उससे बड़ा K2O है, ध्यान रखना है आपको इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि KO2 का प्रयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है? तो कह रहा है कि यह जो होता है, यहाँ से पढ़िए, CO2 को अवशोषित करता है और O2 की सांद्रता में वृद्धि कर देता है, इसीलिए। फिर से एक न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, देख सकते हैं एग्जाम में 2-4 न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपसे बने तो ठीक, नहीं तो इसको स्किप करिए, अंदाज पे आंसर मार दीजिए, और आप क्या करें, अदर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी ज़्यादा आप इतना सीख भी नहीं सकते, लेकिन आपका सिस्टेट हो जाए इतना पढ़ लेना है। यूरिया के 6.022 इंटू 10 के बाद 20 अणु इसके 100 ml में उपस्थित है, विलयन की सांद्रता क्या होगी? बहुत आसान होता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो निकालने का, मोलों की संख्या निकालने का तरीका होता है, जो आपको दिया गया है वो ऊपर लिख दीजिए, और आप नीचे जानते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर, ये क्या लिख दिया है 23, ये गलत है, नीचे प्रिंट हो गए हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता, तो निकल के आएंगे 10 के पावर -3, इसको हम 1/, इसको लिख सकते हैं 1000 असल में आएंगे, जिसको कि हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3, यानी 0.001 आएंगे, ऐसा करके। तो उसी को यहाँ देखिए आगे निकाला गया है, यहाँ देखिए, तो ये निकल के आ ही गए। उसके बाद इसको 100 ml में जानना है, 100 ml का जानना है तो 100 से गुना कर देंगे इसमें जितना आया था, और उसको एक सेकेंड, 100 ml को हम कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, ये मेरा निकल के आया था, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं गोल, इसको देखिए, और उन दोनों को आपस में भाग देंगे तो निकल के आएगा विलयन की सांद्रता। सांद्रता हमेशा 100 ml से निकाला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं स्क्रीन पर हिंदी वाला क्वेश्चन ला दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है ये जरा देखो, 79 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। कह रहा है कि सेल अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर पॉजिटिव टू एरो Cu प्लस Zn2+ का 25 डिग्री पर मानक EMF 1.10 वोल्ट है, जब 0.1 m Cu2+ और 0.1 m Zn2+ सेल विलयन को मोल बोलते हैं इसको, 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग किया जाता है, तो सेल अभिक्रिया का EMF क्या होगा? EMF निकालने के लिए आपको यहाँ कह रहा है, तो थोड़ा सोल्यूशन होगा, ऐसे तो बनेंगे नहीं। आइए सोल्यूशन दिखा देते हैं, थोड़ा सा है टफेस्ट है। अब इस सोल्यूशन को देखिए, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ फार्मूला वगैरह जानते हैं, तो आप इसको समझ जाइएगा। पहली बार है तो यहाँ समझाना मुश्किल है, क्योंकि हमको सारा थ्योरी तो क्लास ले नहीं रहा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आप इसे एक बार देख लीजिए, पहले से पढ़े तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल रहने दीजिए इसे। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें कोई तत्व 2 ऑक्सीकरण मतलब अवस्थाएं दर्शाता है? 2 ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ है? ये आसान है, तो कह रहा है NH4NO3 हो जाएगा। कह रहा है इसमें नाइट्रोजन तत्व की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी +5 एवं 3 है,
ठीक है। साथ ही अन्य विकल्पों में भी ऐसा तत्व की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? तो आंसर होगा CH4। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड इसको बोलते हैं। नीचे दिए गए कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट वायु में की अस्थायी होती है, जिससे अपघटन बचाने के लिए CO2 के वायुमंडल में रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला ही BeCO3। बेरियम कार्बोनेट जो होता है जो हवा में अस्थायी है और इसमें अपघटन से बचाने के लिए CO2 के मंडल में रखा जाता है। मतलब जहाँ CO2 सबसे ज़्यादा वहाँ पे रखा जाता है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। बेरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु 83 का बताइए जरा, ऑप्शन पढ़िए क्या होंगे इसके अणु, क्या हो जाएंगे? हमको लग रहा है जल में OH माइनस, यहाँ माइनस है इसके सर पे, माइनस लेकर प्रोटॉन निकाल देता है। सही बात, आप देख सकते हैं रिएक्शन दिया गया है। IUPAC नाम बताना है, ये जो दिख रहा है आपको ना, IUPAC नाम पूरा स्क्रीन पर लाता हूँ, फिर देखिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आंसर कर रहा है ये 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। देखिए यहाँ एक लेते हैं तो 1 क्लोरो हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चौथा आपका मेथेन मिथाइल का रहा है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH4 को मेथेन, ए को जब हाइड्रोजन आता है मिथाइल होता है, तो 4 नंबर पे मिथाइल, और इस तरफ से जब गिन रहे तो 1 नंबर पे 2 नंबर पे क्या है? नाइट्रोबेंजीन है, इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, ध्यान रखिए। नाइट्रो बोलते हैं लेकिन बेंजीन ये पूरा जो है शेप ये बेंजीन कहलाता है, और ये नाइट्रो है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक आ गए न्यूमेरिकल, माफ़ी चाहते हैं, इधर उधर हो गया थोड़ा देर दे दीजिए। कहाँ पे 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्लिक हो गया गलत। हाँ यहाँ पे थे, 85 पर थे। 85 का रहा है, एक निश्चित ताप पर CH4 गैस बनने के लिए आपको गर्मी का मान बताना है, का मान इतना जूल दिया गया है, तो ये निकालना है। डायरेक्ट आप याद रख सकते इतना होगा। अब कैसे क्या होगा, फिलहाल ये 12th की बातें हैं, यहाँ समझना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आप देख सकते, एक झलक देख लीजिए, क्योंकि पूरा थ्योरी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी तो अभी हो नहीं रहा है, थ्योरी ऐसे क्लास चल रहा है, यूट्यूब पर जाके आप देख सकते हैं, एक चैनल चल रहा है, मतलब सॉरी एक सीरीज चल रहा है, उसमें हम केमिस्ट्री ही स्टार्ट किए हुए, तो उसका पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स का उदाहरण D नंबर नहीं है, ये सारा रेडॉक्स का उदाहरण है, ये आपका उदाहरण रेडॉक्स का नहीं है, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट कर रहा है कि वो ऑक्साइड जो तनु H2SO4 से क्रिया करने पर H2O2 देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा BaO2। और ये क्या है, ये गलत प्रिंट है, ये यहाँ कहाँ क्या दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। BaO2 सिर्फ आंसर होगा, वो गलती प्रिंट दिया गया है, माई मिस्टेक है, वो हो रखा है, गलत प्रिंट किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्टिनॉइड नहीं है? एक्टिनॉइड कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा टर्बियम Z65, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये क्या है? एक्टिनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 102 तक को रखा गया है, तो ये 65 है, तो ये नहीं है, इसमें लैंथेनाइट्स में है। पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 लाइन कॉलम रहता है ना, लंबा लंबा वाला, उसी का बात कर रहा है, सबसे नीचे जो अलग में दिया गया है, उसको पढ़िएगा, उसमें नाम यही दे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? इसमें सबसे अधिक क्रियाशील ICA, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में क्रियाओं में से कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है? तो D हो जाएगा, स्वतः अपचयन हो जाता है, ये आपस में रख दीजिए, ये खुद ही ऐसा अभिक्रिया करके बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयनों का युग्म सम इलेक्ट्रॉनी एवं सम संरचनात्मक है? तो D हो जाएगा ClO3- और SO3 2-। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इतना तथा इतना में CO एवं AI की कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है आपको, ये सब दिया गया है। 92 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? D होंगे 5
5 और 6 है। रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा वो डिटेल हो जाएगा, वो कैसे क्या आ रहा है। देख रहे ऐसा न्यूमेरिकल्स ही हैं, स्किप करना चाह रहा हूँ बट कर नहीं रहा हूँ। इसका आंसर ये हो जाएंगे, निम्नलिखित में से यह उत्पादक कौन सा है, मुख्य उत्पादक कौन सा है। सब 12th क्लास का न्यूमेरिकल्स है तो फिर थोड़ा दिक्कत तो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलीकरण नहीं है, अर्ध संश्लेषित नहीं है। आंसर आपसे पूछा था, पहला है सिस पॉली आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा बहुलक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन। और मैं छोटा कर दे रहा हूँ, और छोटा कर दे रहा हूँ, पूरा स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित कौन सा यौगिक आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में ये पाया जाता है, पहला नंबर, ध्यान रखिएगा। पिक्चर देख लीजिए किस टाइप का है, लमसम लगता है, न्यूमेरिकल ही है। एरियल नाइट्रो यौगिक को अपचयन द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा अभिकर्मक का चयन करना अच्छा नहीं होगा। तो ये अच्छा नहीं होगा, ये सब निम्नलिखित से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए। तो बी है सबसे ज़्यादा वाष्पशील, ध्यान रखिएगा। CH3 हॉल ब्रैकेट के बाहर 3 और N, जिसको हॉल थ्राइस पढ़ते हैं। 99 नंबर कहता है, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक A और C, ये जो पूरा दिया गया इसमें, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, ठीक है, क्या है, तो पोजिशनल आइसोमर्स है। लास्ट 100 नंबर का जवाब दीजिए। 100 नंबर क्या कह रहा है कि एक आदर्श गैस इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नियत दाब के विरुद्ध 300 केल्विन पर इतना एवं इतना से इतना आयतन तक फैलती है। किया गया कार्य आपसे पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा पहला -900 जूल। अब आप देख सकते हैं कैसे आया, आपके सामने है दोस्त। यहाँ पे आपने देखा 100 क्वेश्चन, लास्ट के कुछ आगे क्वेश्चन तकरीबन 10 वो ऐसे क्वेश्चन थे जो 12th के थे, न्यूमेरिकल्स थे, ज़्यादा टफ थे, बट आप कॉमन सेंस लगाएं। स्टेट की एग्जाम आपको पास करना है 150 नंबर में, अगर मान लेते हैं 10-20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है कि हाँ आप अथी है, उसमें भी तुक्का आप लगाने जा रहे हैं, तुक्का तो कुछ ना कुछ लग ही जाएंगे, 10 में 2-3 तो तुक्का सही बैठ ही जाएंगे। मान लेते हैं 10 का 10 तुक्का आपका सही नहीं बैठा, फिर भी आप नॉर्मल थ्योरी पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद मैं यहाँ भी नहीं, थ्योरी क्लास तो नहीं है कि मैं बता सकता, लेकिन आप अगर समझदार है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए ये भी आपको जान बचाएगा, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम उधर नंबर थोड़ा सा कमता है, 100 में कितना भी मतलब गड़बड़ जाएगा ना, तो आप ध्यान रखिए, मुझे पता है 70 तकरीबन 60 65 70 आराम से बच्चे बना लेते हैं, लेकिन जो पेशेंस रख के पूरा का पूरा पढ़ेंगे तब तुक्का भी कुछ सही हो जाएगा, कुछ वो 10th वाले सही हो जाएंगे उनके जो आसान है, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएंगे। तो ये शिक्षण कला का भी चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, वही मैं बोलूँगा 24-25 के लिए है, अगर आप देना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे सीरीज अलग अलग चल रहा है, मिशन सरकारी नौकरी चल ही रहा है, तो उसके क्रैश कोर्स कंप्लीट जीके करा रहा हूं मैं, पूरा जीके का जीएस का जो सेक्शन है करा रहा हूं। इसमें कला एवं संस्कृति का वीडियो आया है, डे 8 है। और इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल और भी है, फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, हाई फिट ग्लोबल फैशन, ठीक है। ये जो है मैं उसमें फिटनेस से बात करता हूँ, कैसे आप फिट रह सकते हैं, कैसे फैशन अपना सकते हैं, कैसे लाइफ स्टाइल बेहतर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को भी फॉलो करें, ज़रूर से ज़रूर जाकर एक बार देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये अभी आप चैनल देख रहे थे directstudy.com। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने देखा पूरा वीडियो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित कुमार विदा लेता हूँ इस वीडियो में, ऑल द बेस्ट कह के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।